हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीम्ड इनकम्स के बारे में, जो हमारा आता है एग्रीगेशन ऑफ इनकम के अंडर में। इसी टॉपिक के अंदर में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी क्लबिंग ऑफ इनकम्स की। तो अगर आपने अभी लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हो, आप जाकर के वाला वीडियो वहां से देख सकते हैं। टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे एग्रीगेशन ऑफ इनकम की। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एग्रीगेशन ऑफ इनकम जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जब आपको जहां से भी कोई भी तरीके की इनकम हो रही है, वो सारी इनकम को जब आप टोटल कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम्स। तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम में यहाँ पर आपको 5 तरीके की इनकम देखने को मिली। सबसे पहली वाली हमारी है 5 एट्स, जो कि कौन कौन से होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, अदर सोर्सेज हो गए। तो ये जो 5 हेड होते हैं, मेजर हेड, इनको जो आप टोटल करते हो तो एक तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा आता है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है, किसी और पर्सन की इनकम को आपकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये हो गया क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके बाद एक आता है हमारा डीम्ड इनकम्स, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। डीम्ड इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि एक्चुअल में इनकम के फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन हम उसको इनकम मान लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीम्ड इनकम्स। इसके बाद शेयर ऑफ ए मेंबर इन एओपी और बीवाई, और लास्ट में इनकम फ्रॉम द फर्म। जो भी पार्टनर्स को इनकम हो रही है फर्म से, वो सारी की सारी हमारी इनकम फ्रॉम फर्म में कवर हो जाती है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये डीम्ड इनकम्स, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि डीम्ड इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि एक्चुअल में इनकम के फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन हम इसको इनकम कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक्स में, ठीक है। या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो गई, या फिर आपने कोई ऐसा पैसा रिसीव किया जिसको आप बता नहीं पा रहे हो कि इसका सोर्स क्या है, नेचर क्या है। तो ऐसे तरीके के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में इनकम के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम उनको फिर भी इनकम कंसिडर कर ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? डीम्ड इनकम। और ये जो डीम्ड इनकम करने का, किसी भी इनकम को डीम्ड करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस लिए लाया गया है? ताकि टैक्स को इवेड होने से बचाया जा सके, मतलब जो टैक्स की चोरी होती है उसको रोका जा सके। इसीलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स की जो इनकम होती है, वो आपकी डीम्ड इनकम आती है, मतलब उनको हम डीम्ड इनकम कंसीडर करते हैं। तो कौन कौन सी इनकम को हम डीम्ड इनकम कंसीडर करेंगे, ये हमको यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें कैश क्रेडिट होता है, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, अनएक्सप्लेन्ड ये एक्सपेंडिचर हो गए, मनी हो गई। तो ये सारे के सारे एक एक करके हम लोग डिटेल में अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैश क्रेडिट्स की। अब देखिए, यहाँ पर कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट से समझते हैं इसको। क्रेडिट का मतलब होता है रिसीव करना, एक तरीके से। जैसे जब भी आप बैंक में जाते हो और आप अपने अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं, या फिर कोई और पर्सन अगर आपको पैसा देता है, तो उसमें क्या मैसेज आता है आपके पास में? दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपने कोई पैसा रिसीव किया है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, आपने अपने दोस्त से यहाँ पर लोन लिया, और इसने क्या किया, आपको गूगल पे कर दिया 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए जो आपने रिसीव किया, ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का लोन है, जो कि आपने अपने फ्रेंड से रिसीव किया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको इसका इसका तो नेचर चलिए पता है, उसका सोर्स भी पता है कि आपने अपने दोस्त से लिया है। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहां पर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ हो, लेकिन वो जो पैसा क्रेडिट हुआ है, उसका नेचर, ठीक है, उसका नेचर और उसका जो सोर्स है, मतलब कहाँ से वो पैसा आप रिसीव कर रहे हो, उसका नेचर और उसका सोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। या फिर अगर आपने एक्सप्लेन किया भी असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर मतलब कि जो आपकी इनकम को असेस कर रहा है, तो आपने जो भी उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया ये मेरा नेचर था, और यहां से मैंने ये इस सोर्स से रिसीव किया है, लेकिन वो कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, मतलब वो आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी पैसा आपने रिसीव किया है, ठीक है, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, चाहे हो सकता है कि आपने पहले लोन दिया उसका रीपेमेंट हो, तो अगर उसका नेचर या सोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आपने एक्सप्लेन किया और असेसिंग ऑफिसर को वो आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में जो भी पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो आपका डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। और इस डीम्ड इनकम पे आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल रेट पे नहीं होता है, जो कि होगा 60%। ठीक है, अभी हम लोग आगे टैक्स की बात भी करेंगे। तो इस पे जो टैक्स आप पेमेंट करते हो डीम्ड इनकम पे, वो होता है 60% का। तो ये होता है कैश क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में देखिए, कुछ और ऐसे कैश क्रेडिट होते हैं जो कि हमारे डीम्ड इनकम कंसीडर किए जाते हैं अंडर सेक्शन 68। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो पूरी थ्योरी लिखी है, ये हमको ये बता रही है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ठीक है। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कुछ शेयर होल्डर्स के पास में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कंपनी है हमारी,
इसमें टोटल 20 शेयर होल्डर्स थे। ये 20 शेयर होल्डर्स में से 4 ऐसे शेयर होल्डर थे जिनके पास में 50% या इससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग थी। तो इस केस में क्या होगा, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी होगी। अब क्या हुआ, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने, ये एक पर्सन था, ठीक है, इस कंपनी ने इसको शेयर इशू करके दिए, और इस पर्सन ने क्या किया, इस कंपनी को वो पैसा दिया। मतलब जब भी शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को पैसा देते हैं। अब सीधी सी बात है, जो कंपनी पैसा लेगी वो किसके फॉर्म में लेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी। आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एटसेट्रा, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो इसने क्या किया, कंपनी को सारा पैसा दिया। अब ये जो कंपनी को इसने पैसा दिया है वो इसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसके क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। तो क्या हुआ कि कंपनी तो एक्सप्लेन कर ही रही है असेसिंग ऑफिसर को कि हमको ये पैसा इस पर्सन से मिला है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पर्सन एक्सप्लेन नहीं करता है असेसिंग ऑफिसर को जाकर के कि हम ही ने इस कंपनी को, इस क्लोजली हेल्ड कंपनी को ये पैसा दिया है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी पैसा इनके अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है, मतलब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के, वो डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी तो बोल ही रही है कि हमने इस पर्सन से, मान लीजिए कि पर्सन ए है, ठीक है, इस पर्सन ए से हम लोगों ने इतना पैसा रिसीव किया, कंपनी एक्सप्लेन कर रही है। साथ ही साथ ये जो पर्सन है, ठीक है, जो कि रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, तो ये जो रेजिडेंट पर्सन है ये भी एक्सप्लेन कर रहा है असेसिंग ऑफिसर को कि सर ये जो पैसा हमने दिया है कंपनी को, ये हमारा ही पैसा है। तो ये भी ऑफर कर रहा है, और असेसिंग ऑफिसर जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी पैसा इसने दिया है वो इनकी डीम्ड इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये जो पर्सन है ये एक्सप्लेनेशन ना दे, या फिर असेसिंग ऑफिसर इसके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई ना हो, उस केस में डीम्ड इनकम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये होता है हमारा कैश क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास में अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड का मतलब कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया इन्वेस्टमेंट को। दूसरी चीज, अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि आपने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। अब एक्सप्लेन आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए, ठीक है। बिना पैसे के इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर दोगे, पैसा होना चाहिए। और पैसा आप लाओगे कहाँ से, कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। तो जो पैसे का सोर्स है वो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हूँ, ठीक है, मैंने जस्ट अभी 1 साल पहले जॉब स्टार्ट करी और मेरी पूरी जो एनुअल इनकम होती है वो 2 लाख रुपए ही होती है, ठीक है। और उसी प्रीवियस ईयर में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 1 करोड़ रुपए की। अब ये खुद ही सोचिए, जस्ट अभी मैंने जॉब स्टार्ट करी है, करियर अपना स्टार्ट किया, और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 1 करोड़ रुपए की। तो कैसा पॉसिबल है, पॉसिबल तो हो ही सकता है। क्या हो सकता है, 1 करोड़ रुपए अगर मान लीजिए कि मैंने अपने किसी ग्रैंड पेरेंट से विल में रिसीव कर ली हूँ, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है कि विल में मैंने रिसीव कर ली हो। तो अगर आप उसको, उसका जो सोर्स है वो अगर एक्सप्लेन कर दे रहे हो असेसिंग ऑफिसर को, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफर्स, असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर and source of money invested or the explanation offered by him is not satisfactory। मतलब कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड है तब तो होगा ही होगा, ठीक है, अनरिकॉर्डेड अगर है तब तो उसको मान ही लिया जाएगा। अनएक्सप्लेन में क्या होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका सोर्स आपको बताना पड़ेगा, नेचर बताना पड़ेगा, मतलब कि कहाँ से आपने वो पैसा रिसीव किया, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आप कहाँ से लेकर के आए हो। तो अगर आप ये एक्सप्लेन कर ले जा रहे हो और उस एक्सप्लेनेशन से असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई भी हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो असेसिंग ऑफिसर को, उस केस में, या फिर अगर आपने एक्सप्लेनेशन दिया और असेसिंग ऑफिसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब उस केस में ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है 1 करोड़ की, ये आपकी डीम्ड इनकम कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। और फिर वही बात होगी कि इस डीम्ड इनकम पे आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 60%। और सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो अलग से इसमें लगेगा ही लगेगा। तो ये होता है हमारा अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी। मनी के साथ में यहाँ पर कुछ और आइटम आते हैं, जैसे कि बुलियंस हो गए, ज्वेलरी हो गई, वैल्यूएबल आर्टिकल्स हो गए। तो ये सारे भी हमारे होते हैं। इनकी क्या होती है, इनकी वैल्यू निकाली जाती है। ये जो मनी है इसका मतलब है कैश, ठीक है, इसका मतलब होता है कैश। और ये जितने भी हो गए ये तो आर्टिकल्स हो गए आपके, तो इनकी क्या होती है, इनकी वैल्यू निकाली जाती है। और कैश तो डायरेक्टली उसमें मॉनेटरी फॉर्म में होता है, तो उसकी तो वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने जो भी कैश, जैसे आप देखते हो कि कई मूवीज में रेड पड़ती है तो उनके घर से लोगों के कैश निकलता है, उनके घर से ज्वेलरी निकलती है, उनके घर से हो सकता है वैल्यूएबल आर्टिकल्स कुछ निकले। तो जो भी सामान है, ठीक है, कैश हो गया, ज्वेलरी हो गई, या तो आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तब तो वो आपकी डीम्ड इनकम मान ही ली जाएगी।
अगर कैश है तो डायरेक्टली वो डीम्ड इनकम हो जाएगा, अगर ज्वेलरी वगैरह है या वैल्यूएबल आर्टिकल है तो उनकी वैल्यू निकाल के तब उसको हम डीम्ड इनकम में ऐड करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड है तब तो होगा ही होगा। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने रिकॉर्ड किया लेकिन उसका सोर्स आप नहीं बता पा रहे हो। जैसे अगर आपके पास में मान लीजिए घर पे 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो ये 50 लाख रुपए जो आपके पास में पड़े हुए हैं, ये कहाँ से आपने रिसीव किए, इसका सोर्स क्या है। अगर आपके पास में ज्वेलरी है या वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं तो ये आपने कहाँ से खरीदे, कहाँ से आप इनके लिए पैसा लेके आए थे। जैसे अभी हमने इन्वेस्टमेंट में बात करी थी, ठीक है, सेम वही चीज है कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे पैसा आप कहाँ से लाए, उसी तरीके से जो ज्वेलरी आपके पास में पड़ी है, जो वैल्यूएबल आर्टिकल आपके पास में पड़े हुए हैं, उसके लिए आप पैसा कहाँ से लेकर के आए। तो अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब आप बता दे रहे हो कि ये जो है ये मैंने यहाँ पर गिफ्ट में रिसीव किए हैं या फिर ये मैंने इसे अपने किसी से रिसीव किए हैं, तो अगर आप उसका सोर्स एक्सप्लेन कर ले जा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपके उस एक्सप्लेनेशन से असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई भी हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो या फिर अगर आपके एक्सप्लेनेशन से जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उस केस में जो भी आइटम है, कैश, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल, ये सब क्या होगा, ये डीम्ड इनकम कंसिडर यहाँ पर कर लिए जाएंगे। तो ये होता है हमारा अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा में यहाँ पर आपके क्या क्या चीजें आती हैं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी पॉइंट नंबर 2 में, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने मनी की बात करी, ज्वेलरी की बात करी, बुलियंस की बात करी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स की बात करी, तो ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मनी, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल एटसेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि नॉट फुली डिस्क्लोज मतलब कि क्या है, आपने रिकॉर्ड तो किया, ठीक है, रिकॉर्ड तो किया लेकिन पूरे फुल अमाउंट से नहीं किया। अगर कोई ज्वेलरी मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की आपके पास में पड़ी है, लेकिन आपने उसको जो रिकॉर्ड किया वो 2 ही लाख रुपए पे किया, तो इसका मतलब आपने कुछ वैल्यू वहां पर छुपा ली। इसमें क्या होगा कि अगर आप इस तरीके का काम करते हो कि कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास में पड़ी है या फिर अगर आपके पास में कैश मिलता है, वैल्यूएबल आर्टिकल मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओनर ऑफ एनी बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड द असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स दैट द एक्चुअल सम स्पेंट ऑन दीज आइटम इज मोर देन व्हाट इज रिकॉर्डेड। मतलब जितना आपने स्पेंड किया इसको खरीदने के लिए, 10 लाख रुपए आपने खरीदने के लिए स्पेंड किए थे, लेकिन आपने रिकॉर्ड कितना किया, आपने 2 ही लाख रुपए रिकॉर्ड किया। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है, ठीक है, सच एक्सेस अमाउंट, जितना भी डिफरेंस अमाउंट होगा, जैसे 8 लाख रुपए, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डीम्ड इनकम यहां पर मान ली जाएगी। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, खर्चा। खर्चा अगर आप कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसा होना चाहिए आपके पास में, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर करने के लिए भी आपके पास में पैसा होना चाहिए। और पैसा अगर आपके पास में है तो उस पैसे का सोर्स क्या है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर आपने कोई भी तरीके का एक्सपेंडिचर किया है प्रीवियस ईयर में, तो उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए आपने जो पैसा किया है खर्चा, वो पैसे का सोर्स क्या है, ठीक है, उस पैसे का सोर्स क्या है। तो अगर आप असेसिंग ऑफिसर को इसका सोर्स बता देते हो और वो उससे सेटिस्फाई हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने एक्सपेंडिचर किया और उस एक्सपेंडिचर का आप सोर्स नहीं बता पा रहे हो उसको, और अगर आपने सोर्स बताया भी तो असेसिंग ऑफिसर आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया है वो पूरा का पूरा डीम्ड इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्सन थे, इनका एक लड़का था, ये जो पर्सन थे इनकी जो एनुअल इनकम थी वो मान लीजिए कि 3 लाख रुपए थी। अब क्या हुआ कि जो इनका लड़का था उसकी जब शादी हो रही थी तो इस शादी में इन्होंने 5 करोड़ रुपए फूक दिए, 5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किए। तो असेसिंग ऑफिसर ये पूछेगा ना कि भैया आप 3 लाख रुपए साल का कमाते हो, 5 करोड़ रुपए आपने शादी में फूके तो कहाँ से आपने दिया। तो आप ये बोल सकते हैं, ये जो पर्सन है ये बोल सकते हैं कि मेरे रिश्तेदार जो थे उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। और अगर इनके एक्सप्लेनेशन से जो असेसिंग ऑफिसर है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं या फिर इनके एक्सप्लेनेशन से जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उस केस में जो 5 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, ये 5 करोड़ रुपए पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, डीम्ड इनकम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये होता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा सिक्स पॉइंट, जिसमें बोल रहे हैं बोरोल्स एंड रीपेमेंट ऑन हुंडी। हुंडी एक तरीके का देखिए लोन होता था जो पहले के टाइम में चलता था, जिसमें एक रिसिट टाइप का इशू करके दे देते थे जो पर्सन लोन दे रहा होता था, तो उसमें अमाउंट लिख देता था और इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देता था कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, डेट लिख देता था कब रीपेमेंट करना उसका।
तो ये पहले के टाइम में चलता था, आज के टाइम में इसको नॉर्मल लोन बोल सकते हो। तो कोई भी तरीके का बोरोअल अगर किया गया है या फिर कोई भी तरीके का रीपेमेंट किया गया उस बोरोअल का, तो वो क्या होना चाहिए, वो अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए। अकाउंट पे ही चेक कह लीजिए या फिर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर लीजिए। तो इसके अलावा अगर कोई और मेथड होता है, जैसे मान लीजिए कि कैश में अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसके अलावा मतलब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर या फिर अकाउंट पे चेक्स के अलावा अगर कोई भी और तरीके का मेथड यूज हुआ है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि जो भी बोरोड अमाउंट है या फिर जो भी रीपेड अमाउंट है, वो पूरा का पूरा डीम्ड इनकम यहाँ पे मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्सन था, ठीक है, इसने क्या किया कि इस पर्सन को 10,000 रुपए हुंडी पे दे दिए मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो इसने दिया था इसको, ये इसने कैश के फॉर्म में दिया था। तो कैश के फॉर्म में अगर इसने 10,000 रुपए इसको दिए थे, तो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपए ये पर्सन रिसीव कर रहा है, ये जो पर्सन रिसीव कर रहा है, ये 10,000 रुपए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए डीम्ड इनकम यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है। दूसरी चीज, मान लीजिए कि इसने 10,000 रुपए, एक बार जब हमने डीम्ड इनकम इसको 10,000 रुपए को कंसिडर कर लिया, तो दोबारा जब मान लीजिए कि अगर ये रीपेमेंट करेगा इसको, ठीक है, जब ये रीपेमेंट कर रहा है, तो रीपेमेंट में मान लीजिए कि 10,000 रुपए ये और साथ में 1,000 रुपए इसने इंटरेस्ट भी, तो कितना हो गया, 11,000 रुपए। तो ये 11,000 रुपए इसने इस पर्सन को रीपेमेंट किया, तो ये भी इसने क्या किया, कैश के फॉर्म में कर दिया। तो अगर ये कैश के फॉर्म में रिसीव कर रहा है, बोरो कर रहा है, और उसको हमने डीम्ड इनकम एक बार मान लिया, और दोबारा रीपेमेंट जब कर रहा है तो वो भी वो कैश के फॉर्म में कर रहा है, लेकिन दोबारा वह जब ये पेमेंट करेगा तो उसको हम फिर डीम्ड इनकम नहीं मानेंगे। मतलब एक ही बार इसको हम डीम्ड इनकम कंसीडर करेंगे, या तो बोरोल के टाइम पे या फिर रीपेमेंट के टाइम पे। दोनों बार नहीं करेंगे कि एक बार 10,000 भी कर लिया, दूसरी बार 11,000 भी कर लिया, टोटल इसका 21,000 का डीम्ड इनकम हो गया। तो सिर्फ एक ही बार कंसीडर किया जाएगा, तो बोरोल के टाइम पे या फिर रीपेमेंट के टाइम पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें अकाउंट पे ही चेक से कर देता है या फिर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर अगर करता है, तब उस केस में कोई दिक्कत नहीं, तब वो वहां पर डीम्ड इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और मेथड यूज किया जाएगा, तब वहां पर वो डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, आप इसकी थ्योरी जो है वो पॉज करके अपने आप से एक बार पढ़ लेना। इसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ डीम्ड इनकम्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी डीम्ड इनकम अभी तक हम कंसीडर करते आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई, मनी हो गई, बुलियन ज्वेलरी, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, और उसके बाद कैश क्रेडिट हो गया, तो जितने भी हमने अभी तक बात करी है, इन सब पे जो टैक्स का पेमेंट होता है वो होता है एट द रेट ऑफ 60%, इंक्लूडिंग 25% सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%। जैसे मान लीजिए कि कोई इनकम आपकी डीम्ड इनकम 1 लाख रुपए की थी, इस 1 लाख रुपए की इनकम पे आप 60% यानी कि 60,000 का आप दोगे इनकम टैक्स, ठीक है। 60,000 के इनकम टैक्स के बाद आप 25% का सरचार्ज भी उस पर दोगे, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, सरचार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो 60% का 25% कितना होगा, तो ये यहाँ पे आएगा 15,000 रुपए, ठीक है। 60,000 का 25% 15,000, इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका बनेगा 75,000। अभी 75,000 में आप ऐड करोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी, तो ये निकलेगा यहाँ पर 3,000 रुपए। 3,000 रुपए ये बनेगा, तो आपका होगा टोटल 78,000 रुपीज। तो 78,000 रुपीज का आपको टैक्स का पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। टोटल ये टैक्स हो गया, सरचार्ज और एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला करके। इसके साथ में हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि फ्रॉड का केस होता है, जैसे रेड आपके घर में अगर पड़ी है, ठीक है, वहां पर कोई ज्वेलरी ऐसी मिल जाती है, या फिर अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं ऑफर कर पा रहे हो, तो वहां पर फाइन और पेनल्टी तो अलग से लगेगी, लेकिन ये आपको टैक्स का पेमेंट अलग से उसमें करना पड़ेगा वहां पे। इसके साथ में एक और पॉइंट का ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी जैसे जो इनकम होती है नॉर्मल, जो आप ग्रॉस टोटल इनकम जैसे निकालते हो, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी में भी डिडक्शन मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको डिडक्शन मिलता है। बाद में आप जब टोटल कर लेते हो उसको जीटीआई निकालते हो, तो जीटीआई में भी आपको डिडक्शन मिलते हैं 80C से लेकर के 80U के बीच में। लेकिन अगर कोई भी आपकी इनकम जो है वो डीम्ड इनकम अगर कंसीडर की गई है, तो उस डीम्ड इनकम में आपको कोई भी डिडक्शन लेस करने का मौका नहीं मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि वो जो इनकम आपकी डीम्ड इनकम है, अब यहाँ पर देखिए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी मैंने आपको पढ़ाया है। आप क्या करते हो, जो भी किसी हेड में अगर आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो अपने किसी दूसरे हेड की इनकम से। लेकिन आपकी डीम्ड इनकम से कोई भी तरीके का लॉस आप सेट ऑफ कभी भी नहीं कर सकते। जैसे 1 लाख रुपए की जो इनकम की मैंने बात करी, ये 1 लाख रुपए की इनकम आपकी एज इट इज ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई भी तरीके का लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो एक तो आपका टैक्स हो गया 60% का, दूसरी चीज कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद कोई भी तरीके का अलाउंस या फिर कोई भी तरीके का सेट ऑफ आप अपनी डीम्ड इनकम से नहीं कर सकते हो। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा डीम्ड इनकम और उसके टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कोई भी तरीके का आपको डाउट हो किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।